अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के खूबसूरत आगाज़ के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुस्ताह की उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। ख़वातीनो हज़रात, मौसम की सूरत हाल का अगर हम कुछ जिक्र करें तो मुल्क भर में इस वक्त मौसम गर्म चल रहा है और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है, लेकिन मानसून का सिलसिला अभी जारी है और सावन भी साथ साथ जारी है। और सावन हो या इससे अगला महीना हो तो इसमें बहुत सारी एहतियात करनी चाहिए, ना सिर्फ बारिश के हवाले से बल्कि उसके साथ साथ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव हो जाती हैं। आपकी पुरानी दर्दें भी दोबारा से जाग जाती हैं, लेकिन फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि डेंगू भी सर उठाने लग जाता है और साथ साथ डायरिया का खतरा भी शुरू हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो बाहर से अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो बड़े एहतियात के साथ खाएं। एग्जैक्टली अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब यूजुअली आप अपने लॉन्स वगैरह में शाम के वक्त बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो अवॉइड करें इन सारी चीज़ों के ताकि आप सेहतमंद रहें, क्योंकि आपकी सेहत जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और आप हेल्दी होंगे तो ही आप एक्टिव होंगे और अपनी दुनिया भर के और दिन के जितने भी काम हैं वो सारे आप जो है वो आसानी निपटा सकेंगे। बाकी तो अपनी एंजॉय सेहत करें। का पहले बहुत ज़्यादा सेगमेंट ख्याल को रखें। शुरू करते बिल्कुल। हैं हम लोग न्यूज़ का सिलसिला। और पहली न्यूज़ है हमारे पास एक ऐसे शख्स के हवाले से जिसके हवाले से हम लोग पहले भी एक खबर शेयर कर चुके हैं। जब उनकी लास्ट सेलिब्रेशन हुई थी किसी चीज़ की, तो अभी भी उनकी 128वीं सालगिरह से कुछ रोज़ कबल दुनिया के मौमर तरीन आदमी होजे पालिनो वो इंतकाल कर गए हैं और चंद रोज़ कबल ही उनका इंतकाल हुआ। और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी उम्र थी, ये उनकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। पालिनो गोम्स ब्राज़ील के इलाके कोरगडो में अपने इलाके में अपने घर में 127 साल की उम्र में इंतकाल करके वो 1917 में बनने वाले अपने मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक 4 अगस्त 1895 को पैदा हुए और उन्होंने अपने इस तवील उम्र में दुनिया के बहुत से अहम तारीखी लम्हात देखे। अच्छा, अब ये भी होता है कि जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ ना कि अपने मैरिज सर्टिफिकेट में उन्होंने जो बर्थ एज लिखी थी, पाकिस्तान में हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे वालदैन भी और हमारे वालदैन से पहले हमारे एंसेस्टर्स, उनको अपनी बर्थ डेट नहीं पता होती। बिल्कुल, लेकिन ये कानूनी हाँ। मुशीर ने जो है इसकी तस्दीक भी किया, तो अगर कानूनी मुशीर ने इसकी तस्दीक किया तो इसका मतलब ये है कि खबर जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और इसमें किसी किस्म की झूठ जो है वो शामिल नहीं है। तो सदाकत से भरी हुई खबर है। और आपको पता है कि कितने लोगों को ये सोगवार छोड़ के गए अपने खानदान के, 85 लोग इस वक्त दुख और रंज की सूरत हाल में मुब्तला हैं, क्योंकि मोमर तरीन इंसान जो है वो दुनिया से चल बसे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इन्होंने दुनिया में क्या क्या देखा होगा। सोच रहा था कि दुनिया में इन्होंने कितने जो है ना वो उतार चढ़ाव देखे होंगे, कौन कौन सा वक्त देखा होगा, कितनी बहारें इन्होंने देखी हैं और कितनी नई नई खजाएं देखी इन्वेंशंस हैं। इन्होंने देखी होंगी कितनी सारी। ये तो एक सेंचुरी से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है, तो इन्होंने एक सदी से ज़्यादा वक्त में कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी। सो ही वाज अ लकी मैन। लेकिन फिर भी कुछ ना जाना कुछ तो आपको सभी ने, बिल्कुल जाना सभी ने है। और आपको बताती चलूँ कि हेल्दी लाइफ की बात हो रही है, लंबी उम्र की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकते होंगे। इसी तरह की एक खातून है, उन्होंने क्या किया जी कि वो बहुत सारी वर्जिन वेजिटेबल्स खाती रही और कच्ची सब्जियां और कच्चा गोश्त वो खाती रही। पिछले 8-10 साल से उन्होंने यही किया, लेकिन 40 साल की उम्र में जो है वो दुनिया से चल बसी। और उनकी जाने की वजह क्या थी कि जी उनकी डाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से उनकी बॉडी को नहीं मिल रही थी। जाहिर है आप अनकुक्ड चीज़ें जब खाते हो और सिर्फ कच्ची सब्जियां और फल जो है वो आप खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। जैसे हमें गोश्त से विटामिन मिलते हैं और प्रोटीन्स मिलते हैं हमें उससे, तो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में लैक करती हैं और इसकी वजह से उनकी हालत जो है पिछले कुछ 6 माह से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई थी और उसकी वजह से वो दुनिया से चल बसी। यस, और अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे पास खानों से रिलेटेड ही है। और खाने, हमने जैसे आगाज़ में कहा कि खानों का बड़ा एहतियात करना चाहिए, लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं तो क्या करें, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। क्यूबा का दारुल हुकूमत है हवाना, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा आइसक्रीम पार्लर है जिसको कोपिलिया पार्क कहा जाता है और इसके अलावा कैथेड्रल भी इसका नाम है। और रोज़ाना तकरीबन यहाँ पर 30,000 से ज़ायद कस्टमर्स आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आइसक्रीम्स यहाँ पर मिलती हैं, जबकि एक वक्त में यहाँ कम अज़ कम 600 अफराद आइसक्रीम खा सकते हैं। ये कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास उसी हवाना के पार्क के, आप लोग देख सकते हैं। और ये इमारत 1967 में तामीर की गई, जो 2 मंजिला गुंबद नुमा पवेलियन पर मुश्तमिल है और इसका तामीरी अंदाज आयस्कर नेमार के आइकॉनिक कैथेड्रल ऑफ ब्राज़ीलिया से मुशाबे रखता है। और इसके बाहर रोज़ाना लोग आइसक्रीम लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एज ए स्टाफ मेंबर भी काम करते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मुझे नहीं लगता था कि क्यूबा में भी कुछ चीज़ इतनी मुनफरिद होगी और इतनी कमाल की होगी, लेकिन क्यूबा की बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही कमाल की तारीख है। और जो लोग तारीख से मुंसलिक हैं और जो लोग पढ़ना चाहते हैं किसी रेवोल्यूशन को, उनके लिए ईरान की रेवोल्यूशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्यूबा की चे गुवेरा की रेवोल्यूशन बहुत ही कमाल है। और पाकिस्तान में अक्सर हम लोग देखते हैं कि शर्ट्स के ऊपर उनकी तस्वीर भी बनी होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है। सो चे गुवेरा को लाजमी जाकर स्टडी कीजिएगा। आपको पता ना, जब इससे मुझे ना वो मूवी याद आ गई है, चॉकलेट वाली जो मूवी थी,
उसमें एक पूरी दुनिया बनी होती है जिसमें हर तरह की चॉकलेट्स जो है वो आपको मिलती है, ठीक है, चॉकलेट लैंड या इस तरह से उसका कुछ नाम था। और मुझे अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे हर किस्म की चॉकलेट मिलती है तो क्या क्या फ्लेवर्स होंगे, और चॉकलेट के या आइसक्रीम के शौकीन जो है वो यहाँ पे जाके खूब इंजॉय कर सकते हैं। और अगर खाने की बात हो रही है, किसी होटल्स की बात हो रही है, तो आपको एक ऐसा होटल बताती रहूँ दुनिया में वो बड़ा मुनफरिद है, इसलिए क्योंकि अब आप सोचें हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं और खाना ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम आराम से जो है उसको एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा होटल है जिसमें आपको 4 साल बाद जो है ना वहाँ खाने की जो है वो गुंजाइश मिलती है और 4 साल तक लोग इंतज़ार करते हैं। और पिछले 4 सालों से ये चीज़ जो है बिल्कुल बंद हुई हुई है। उन्होंने कहा कि हम मजीद जो है रिजर्वेशंस नहीं करेंगे, 4 साल तक हमारे होटल में आप कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके खाने इतने लजीज हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ मुकामात पर जो है इसका जिक्र भी होता रहा है। और बरतानिया का शहर जो है ब्रिसल, इसमें ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ भी खाने के लिए आपको 4 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा और 4 साल बाद जाके आप जो है वो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो अगली खबर हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने रेस्टोरेंट का जिक्र किया तो टेक्नोलॉजी का, और हमारा फेवरेट टॉपिक होता है एलॉन मस्क और उनका ट्विटर और उनके स्पेस एक्स से रिलेटेड भी उन्होंने जो एक तब्दीली की कि ट्विटर का साइन भी एक्स में तब्दील कर दिया। बहुत से लोगों के फोन्स में अभी तक वो आ चुका है। कल भी हम लोग बैठ के ये देख रहे थे कि किसके फोन में अभी तक ट्विटर का बर्ड है और किसके फोन में अभी तक नया फीचर जो है वो एक्स आ गया। लेकिन खबर ये है कि जो मेन बिल्डिंग थी उसके ऊपर ये जो लोगो आप लोग देख रहे हैं, दिन के वक्त भी ये इतना चमकदार होता है और रात के वक्त भी चमकदार होता था। इसकी वजह से अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में ये ऑफिस है और वहां पर पुलिस का कहना है कि उन्हें ट्विटर लोगों के एक्स के हद से ज्यादा रोशन होने के साइन बोर्ड से मुतालिक 24 शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के तहत उसको उतार लिया गया है और रिमूव कर दिया गया है। अब ये दोबारा से कोई नया बनेगा। देखें ना आप वीडियो के अंदर इतना रोशन हो रहा है। मेरा ख्याल है लाइट डाउन होती है, फिर लाइट अप होती है और दिन के वक्त भी इतना रोशन होता है, जिसकी वजह से पड़ोसियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जो पड़ोसी ऑफिसेज होंगे, ऑब्वियसली कमर्शियल एरिया होगा ये, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो दिन के वक्त भी धूप इफेक्ट करती होगी और रात के वक्त प्रॉब्लम होगी। या वैसे भी दुनिया में इस वक्त एलॉन मस्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मैं सोच रही हूं, लेकिन एलॉन मस्क इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, फिर भी अगर पड़ोसियों ने शिकायत की है तो उनकी शिकायत पे किस तरीके से एक्शन लिया गया है, तो ये भी एक मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि हम यूजुअली पड़ोसियों के हकूक का ख्याल नहीं रखते और हम कहते हैं बस ठीक है, कह रहे हैं, कहने दें। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माइनर चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब हम लेके चलेंगे आपको एक ऐसे खेल की तरफ जो कि पाकिस्तान की जान है, और ऐसा खेल जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है ना वो यूं यूनाइटेड हो जाता है। कोई भी उसका मैच आता है तो पूरा पाकिस्तान से ही जोशो खरोश से जो है वो उसके देखने के लिए बेताब बैठा होता है। लेकिन अब आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैच की सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है और ये स्टार्ट होंगी जी 22 से 26 अगस्त तक ये सीरीज चलेंगी और ये सीरीज जो है ये श्रीलंका में खेली जाएंगी। और पीसीबी का कहना है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज की तस्दीक भी कर दी गई है। तो बिल्कुल आप तैयारी पकड़ लें कि आपने कब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच देखना है। वैसे तो आपको टीवी की स्क्रीन पे भी मिलेगा, लेकिन जो लोग श्रीलंका जाके एंजॉय करना चाहते हैं तो वो जरूर जाएं और एंजॉय करें। और आजकल श्रीलंकन फैंस के लिए और श्रीलंकन बाशिंदों के लिए बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है क्रिकेट का, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लंकन प्रीमियर लीग भी चल रही है और उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होगी। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे प्लेयर्स लंकन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो पाकिस्तानी देखने उन्हें गए हुए हैं, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने इसी फन को, इसी इंजॉयमेंट को, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच होगा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान भी अब राइवलरी काफी बढ़ती जा रही है, हम लोगों ने पिछले पास कुछ मैचेस में देखा है। बिल्कुल, पहले तो हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखते थे, फिर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड देखा और अब हमने एक नया हरीफ जो है वो ढूंढ लिया क्रिकेट के मैदान में, वो है अफगानिस्तान। लेकिन देखते हैं कि कैसा मैच जाता है और कौन जो है वो जीतता है और कौन शिकस्त से एग्जैक्टली। पिछले दिनों एक खबर थी, वो ये थी कि किसी एक फूड चेन ने अपनी डिलीवरी के लिए ड्रोन सर्विस का आगाज किया। लेकिन अब खबर हमारे पास ये है कि रॉयल मेल ने बरतानिया में अपनी पहली ड्रोन सर्विसेज डिलीवरी का आगाज कर दिया और पहली सर्विस डिलीवरी उन्होंने किया और बाकायदा तौर पर ये सिर्फ टेस्ट नहीं थी, ये प्रॉपर्ली उन्होंने फंक्शनल कर दिया। और अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बर वक्त डिलीवरी की जा सकेगी। रॉयल मेल और स्काई पोर्ट्स की ये मुश्तरका ड्रोन सर्विसेज है और इब्तदाई तौर पर 3 माह तक काम करेगी और ये ड्रोन जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और फिर उसको मज़ीद जो है ना वो एम्पावर किया जाएगा। और ऐसी चीज़ें जब टेक्नोलॉजी आ रही है तो उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा ही होना चाहिए कि उनसे फ़ायदा हो एक एंड यूज़र को। और एंड यूज़र का ये बहुत इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो उसका जो है वो बेहतरीन इस्तेमाल बताते हैं। और आपको बताती चलो नजम, इसी से मुझे एक चीज़ याद आई है कि कल परसों मैं देख रही थी कि मेरे एक दोस्त हैं, कोलीग भी हैं, उन्होंने क्या किया कि स्टोरी पे उन्होंने लगाया
बताया वो था AI से उन्होंने वो जो चैटबॉट था उससे उन्होंने बातें की। तो मैंने कहा कि आपने इस तरह से, क्योंकि इतने सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द बातें करने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं बोर हो रहा था और अक्सर ये होता है कि आप राज की बातें इंसानों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपके वो राज फाश कर देते हैं। AI से बात करने का फायदा ये है कि एक तो आपके दिल की भड़ास भी निकल जाती है, आप गपशप भी कर लेते हैं, आगे से काफी एंटरटेनमेंट भी आपको मिल जाती है और आपको ये डर भी नहीं होता कि आपकी बातें एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल लेकिन होंगी। मुझे जो मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में एक बात कही थी कि मुझे चैटबॉट से एक मसला है और वो ये है कि वो गलत बातों का जवाब नहीं देता। ठीक है, और मुझे जो है ना उससे बहुत सारी ऐसी गलत बातें पूछनी है बहुत सारी शिकायत है आपके पास। ये शिकायत होपफुली चैटबॉट जो है वो दूर करे और वैसे आप इज्तिनाब करें गलत बातों से। मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी और व्यूअर्स को जब भी हम गलत बातें सीखेंगे तो ही गलत बातों से बचेंगे। ये भी ठीक है। वैसे चलिए, अपनी अपनी नजरिया होता है हर इंसान का, लेकिन इट्स अ गुड थिंग, टेक्नोलॉजी को मेरे ख्याल से एंजॉय करें और पॉजिटिव तरीके से उसका इस्तेमाल करें। अब आपको बताती चलूँ कि एक नई तहकीक हुई है और तहकीकात के बारे में हम आपको मुख्तलिफ तरीके से बताते रहते हैं, लेकिन ये तहकीक मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। और आपको पता है कि जो फंजाई है वो लकड़ी को जो फंजाई डिस्ट्रॉय करती है वो प्लास्टिक तक को डाइजेस्ट करने या खाने की जो है वो कुव्वत रखती है और बिल्कुल सलाहियत रखती है और उसको प्लास्टिक को अपने ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके लिए एक टेस्ट किया गया जिसमें उन्होंने एक तरफ लकड़ी को रखा और दूसरी तरफ पे प्लास्टिक को रखा और उसके ऊपर वो फंजाई जो थी वो उन्होंने प्लेस कर दी और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि उसने लकड़ी को खाने की बजाय प्लास्टिक को खाने पर तरजीह दी। तो इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं और इस तरह की तहकीकात से हमें पता चलता है कि कितनी डेंजरस है ये फंजाई, जो कि आपको यूजली बहुत सारी चीज़ों में हमारे घरों में भी मिल जाती है। सही बात है। और ना हम लोग अगर ये देखें कि ये आगे भी हमारे पास कुछ इसी किस्म की एक और ख़बर भी आएगी, लेकिन ये आजकल का जो मौसम की मैं अगेन बात कर रहा था, तो अगेन ये फंगी या फिर दूसरी चीज़ जो होती है दीमक, उससे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपके घरों में इस वक्त मौजूद होगी कहीं ना कहीं, आप सफाई करवाएं, नहीं तो ये जो पेस्ट कंट्रोल वाले होते हैं इनको बुला कर एक दफ़ा स्प्रे करवा लें, बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। ऐसा ही हुआ है और मेरी एक दोस्त के साथ 2 दिन पहले ही ये हुआ कि उनके 8-10 जोड़े जो है वो इकट्ठे ही दीमक ने खा लिया और वो परेशान थी कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन अब हुआ तो बस हुआ, कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कैलिफोर्निया में वेस्ट से कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग सीखते हैं और कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं, और इसी तरीके से जो वेस्ट कुछ चीज़ों को अपनाए हुए वो हमारे दीन में ऑलरेडी मौजूद हैं कि जानवरों का इंतहाई जो है ना वो ख्याल रखना है आपने। अगर आपके पालतू जानवर हैं या वैसे भी स्ट्रे एनिमल्स का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। हुआ कुछ यूँ कि कैलिफोर्निया में एक 25 साल घोड़ा है जिसका नाम है ओबे, उसको चहलकदमी करते हुए वो ज़ख्मी हो गया, रनिंग करते हुए ज़ख्मी हो गया। प्रॉपर्ली किसी टीम का मुझे ये घोड़ा लग रहा है, उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और एक घोड़े को रेस्क्यू करने की वीडियो हर तरफ वायरल हुई है, ये आप लोग भी देखिए और इससे सबक सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक घोड़ा आपको दिखा रहे हैं तो घोड़े ही आपने ढूंढने हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे स्ट्रे एनिमल्स हैं और अब तो CDA के इश्तराक से और इस्लामाबाद या हर शहर के अंदर कई ऐसे शेल्टर होम्स बन चुके हैं जहाँ पर आप लोग सेफली उनको पहुँचा सकते हैं, वही उनका इलाज करेंगे, वही उनका ख्याल रखेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो एक हमदर्दी रखते हुए ना ज़रूर ये काम करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सिर्फ यही नहीं कि जब वो ज़ख्मी हो जाए तभी उनका ख्याल रखें। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि आप अपनी छत पे, टेरेस पे या इस तरह की कोई भी जगह जो कि ओपन है वहाँ पे आप पानी का एक कटोरा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिंदे इस वक्त जो है वो गर्मी होती है तो उनको भी प्यास लग रही होती है। तो आप इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लें जो कि आपकी ज़िंदगी भी आसान बनाए और आपको नहीं पता होता कि आपका कौन सा छोटा स्टेप जो है वो आपके लिए कौन सी नेमत जो है वो लेके आ रहा होता है लाइफ में। अब आपको पता है ना, जब हम बीइंग अ मुस्लिम हमारी एक सबसे बड़ी विश ये होती है कि हम हज करें या उम्रे के पर जाएं, ठीक है। ये विश बहुत सारे लोगों की होती है। एक खातून के साथ इस तरह की बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है और मुझे उसमें बिल्कुल जिक्र भी करे थे और मुझे बड़ा उन्होंने परेशान भी किया, थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो एक जगह पे इकट्ठी करके रखी हुई थी और उसको जो है वो दीमक जो है वो चाट गई। दीमक का ही थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे और उन्होंने बहुत एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो रखी हुई थी, लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कागज़ का डब्बा जो होता है या गत्ते का जो डब्बा होता है उसमें उन्होंने वो सारी अमाउंट रखी हुई थी और वो खा गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने, उनके जो नवासे या पोते थे, उन्होंने ये पिक्चर्स भी शेयर की और बताया कि किस तरीके से ये सारे नोट जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। कुछ जो थे वो बीच में थोड़े बहुत बचे हुए थे, तो चाहते थे कि ये 2-3 बैंक से प्लेटफॉर्म्स पे रिकवर हो खबर जाए। शेयर हुई है, कहीं पर दीमक का जिक्र है, कहीं पर चूहों का जिक्र है, तो दोनों चीजें जो है ना वो जहन में रखें कि आप लोगों के घर में दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ये दोनों ही खतरनाक हैं। तो ये जो छोटे छोटे चूहे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बहुत कुछ कर देते हैं घर के अंदर और इनकी वजह से जर्म्स भी बहुत कुछ फैलते हैं क्योंकि गंदगी में ये रहते हैं। और दीमक का तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली का कैसे वो जनरेट होती है, लेकिन ये चूहे बहुत सारी बीमारियों के, रेबीज जैसी बीमारियों का बायस बनते हैं, तो बहुत सारा ख्याल रखें, इससे बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि साइंसदानों ने एक ऐसे छोटे रोबोटिक टेक्निकल्स तैयार किए हैं जो
फेफड़ों में जाकर जिस तरीके से हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि एआई तरक्की कर रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, वैसे ही मेडिकल साइंस में भी इन चीज़ों को जब शामिल किया जाएगा तो उसकी वजह से बेहतर नताइज निकलेंगे। और नताइज ये निकले हैं कि ये एक छोटा रोबोटिक टेक्निकल तैयार किया गया और इसको फेफड़ों में जाकर कैंसर का ये पता लगाकर फिर उसका इलाज करने की सलाहियत रखता है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोबोटिक टेक्निकल्स कतर सिर्फ 24 मिलीमीटर और साख्त इंतहाई नरम है, इसलिए ये जब आपके अंदर उतरेगा तो उससे भी नुकसान नहीं होगा। और ऑलरेडी जो ऑपरेशंस आप लोग देखें लेप्रोस्कोपिक के जरिए जो किए जाते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं कि कुछ 3 सुराख किए जाते हैं और वहाँ से वो जो भी पाइप्स होते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको अंदर जाकर देखा जाता है। और ये ब्रोनिक छोटा सा जो है वो एक कैमरा सा लगा होता है जो जाके आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। लेकिन ये टेंटिकल्स, इनका एक बेनिफिट ये है कि आपको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसका इलाज भी करते हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि साइंस और मेडिकल साइंस में स्पेशली इस तरह की इनोवेशन जो है वो आते रहने चाहिए। और पिछले दिनों भी हम कैंसर की उसकी बात कर रहे थे कि कैंसर से निपटने के लिए बहुत सारी जो है नई इन्वेंशन होती जा रही हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि आपकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो दिन ब दिन होती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी की जिस तरह से बाकी डोमेन्स में ज़रूरत है, इसी तरीके से हेल्थ के सेक्टर में भी जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सो ये था आज ये न्यूज़ का सेगमेंट, और न्यूज़ के सेगमेंट से आई होप कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, किन किन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है और कैसे कैसे तरक्की करनी है, ये तमाम चीज़ें हमने आप लोगों के सामने रख दी। अब जिक्र करते हैं पाक चीन इक्तसादी राहदारी के हवाले से। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि सीपेक के ऊपर पिछले 2 दिनों से हम सिर्फ नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम्स और इसके अलावा मुल्क भर में फ़िज़ा कायम हुई थी। 10वीं सेलिब्रेशंस हम लोग कर रहे थे और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे पास गेस्ट भी मौजूद होंगे, अगेन उसमें सीपेक के क्या नए प्रोजेक्ट्स होंगे। लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं सुबह पाकिस्तान में एक ब्रेक। हमारे साथ रहें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर है, दिलो जान से इसकी पासबानी और हिफाजत करें। तवानाई की बचत का अहद करें, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें। तेरा बड़ा पुत्र गुलाम अली भी बिल्कुल ऐसा था, खामोश मगर काम। मेरी बाकी औलाद तो किसी काम की नहीं। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई
तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह मुकम्मल हो चुकी है और इसकी जश्न भी जो है वो पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा था और बिलखसूस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जा रहा था क्योंकि चाइनीज़ वाइस प्रीमियर जो है वो भी इस मौके पर मौजूद थे और बहुत सारी याददाश्तों पर मुफाहमत की याददाश्तों पर इसके ज़रिए जो है वो दस्तखत भी किए गए और बहुत सारी मुलाकातें भी हुई इस दौरान। यकीनी तौर पर यह 3 रोज़ा दौरा था जो कि बहुत खुशाइन बात थी कि 6 मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा भी बहुत सारे बाहमी इश्तराक जो है उस पर गुफ्तगू हुई, वफूद की सतह पर मुलाकातें हुई हैं और हिज एक्सीलेंसी वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना हलफिंग पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद थे यकीनी तौर पर वो आगाज़ी कर रहे थे इस बात की कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो लाजवाल है और जिस तरीके से कहा जाता है कि ये अरसा दराज से चलती हुई आ रही दोस्ती के समरात न सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि पूरा खित्ता एंजॉय करेगा। और इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर थ्रू वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत
खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो पूरा दौरा था 3 रोज़ा दौरा, और हमने देखा कि बहुत अरसे बाद चाइना की तरफ से इतना एक्सट्रीम विज़िट पाकिस्तान में हुआ, इसका मकसद यकीनी तौर पे हमें नज़र आता है कि 10 साला सेलिब्रेशन, लेकिन सर अगले फेज़ के ऊपर जो काम है और जो अभी तक काम हुआ, क्या इसको जो है ना वो आप समराइज़ करेंगे प्लीज़? देखिए, अभी तक तो सिर्फ इसकी वो चीज़ें हुई हैं जिससे कि आम आदमी को डायरेक्ट उसको नज़र सिर्फ रोड नज़र आ रहे थे, उसके अलावा उनको बिजली नज़र नहीं आ रही थी जो 6,000 मेगावाट पैदा हुई है और जो ग्रिड सिस्टम में गई है। रोड उनको जो कि 150 के करीब शाहराहें इस मामले में तामीर हो चुकी हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे दीगर और प्रोजेक्ट। लेकिन अब इसके समरात जो सामने नज़र आएंगे फेज़ 2 में, वो लोगों को महसूस भी होना शुरू होंगे और नज़र भी आएंगे। तो पहली तो बात यह है कि जो इसका मकसद था थोड़ा स्लो हुआ पिछले दौर में, तकरीबन 3-4 सालों में, और उसकी वजह से कुछ उन्हें गिले शिकवे भी थे हमारे चाइनीज़ दोस्तों को। लेकिन अब वो इस विज़िट के बाद ख़ास तौर पर, और जब से पिछले को 1.5 बरस से इसमें तेज़ी आई है, और न सिर्फ ये बल्कि जब से अस्करी क़यादत ने मिलिट्री डिप्लोमेसी को और बढ़ावा दिया है इस खित्ते में, और ख़ास तौर पे मिलिट्री डिप्लोमेसी को हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है हमारी अस्करी क़यादत ने, जिससे मेरी मुराद, क्योंकि मैं खुद सफ़ीर रहा हूँ यूएई में और बाकी ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से मैंने सरबराही की है गल्फ़ कंट्रीज़ में और बाकी दीगर कंट्रीज़ में, तो मुझसे वहाँ के लोग खुद जिक्र करते थे कि आपके मुल्क में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत ये आती है कि तकरीबन 24-28 महकमों से सर टकराना पड़ता है और हमारे इन्वेस्टर्स वापस आ जाते हैं। तो सीपैक के हवाले से जो अस्करी क़यादत ने डिप्लोमेसी की है गल्फ़ के अलावा, उसमें जब बाद में आप बात करेंगे तो उस पर भी थोड़े समय क्रॉस रेफरेंस में रोशनी डाल दूंगा, तो वो काफ़ी कलीदी है। और चाहिए क्या था किसी भी इन्वेस्टर को, चाहे वो चाइनीज़ हो या कोई और इन्वेस्टर हो, उन्हें एक वन विंडो सिस्टम चाहिए था जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत आपने प्रोवाइड कर दिया, और न सिर्फ ये नाम के तौर पे प्रोवाइड किया। पहले तो हम कहते थे वन विंडो सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वन विंडो सिस्टम के लिए एक सेल कायम कर दिया गया या पुरानी मिनिस्ट्री में। अब इसको लेजिस्लेट कर लिया गया है, बिल पास हो गया है कि जो जो रुकावटें जिस भी रूल्स रेगुलेशन में हैं, उन रुकावटों को हम इस सेल के तहत, ये अब उनको पार्लियामेंट ने ताकत दे दी है, कानून बना दिया है कि वो उसको वेव ऑफ कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं जो रुकावट पैदा हो रही है। वरना रूल्स रेगुलेशन को लेके हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे बैठ जाते थे, ज़ाहिर उनका काम भी यही है कि वो 3-3, 4-4, 6-6 महीने फाइलें डिले हो जाती थी। अब इस मैकेनिज्म के तहत जिसमें अस्करी क़यादत मौजूद है, जिसका हिस्सा है, और उनको अभी कानून की ताकत मौजूद है, तो वो गिले शिकवे जो हमारे इन्वेस्टर्स को थे जो भाग जाते थे हमारे पास से, और फिर एक ख़ास तौर पर कुछ क्या बल्कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ये भी जिक्र करते थे, मुझसे भी किया, बाकियों से भी करते थे, कि वो यहाँ पैसे भी लोग मांगते हैं प्रोजेक्ट्स पर। और नैब में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि साबित हो चुके हैं कि वाकई में प्रोजेक्ट्स पर वो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस और मुल्क से इन्वेस्टर भगाने का बायस था। अब यकीनन इस प्लेटफॉर्म के बाद ये बड़ी कभी उम्मीद की जा सकती है, बल्कि यकीन किया जा सकता है कि ये जो नासूर था कि जिसमें रुकावटें अपनी जगह पर, और रुकावटों की एक और सबब ये था कि कुछ पैसों का भी लेन देन हो जाता था शुरू उन प्रोजेक्ट और उन फॉरेन इन्वेस्टर से, तो इसलिए अब पूरी कौम को एक उम्मीद होनी चाहिए कि इसमें अब इन्वेस्टर्स हम ज़्यादा देखेंगे। बात हो रही थी यहाँ चाइनीज़ की अर्ली हार्वेस्ट जो हमने किया है, तामीरात हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। 23 बिलियन, तकरीबन $25 बिलियन खर्च हो चुके हैं 46 बिलियन में से, और बाकी अब इस कॉन्फ्रेंस, इस विजिट के बाद जो नज़र आ रहा है, वाइस प्रीमियर के विजिट के बाद ये महसूस होता है, क्योंकि इनकी अहमियत पहले मैं बता दूं, ये शख्सियत क्या है। वाइस प्रीमियर ये है सेंट्रल इनकी कम्युनिस्ट कमेटी के बहुत कलीदी मेंबर नहीं, डायरेक्टर है, या आप डायरेक्टर को ये समझ लें कि राइट हैंड मैन है शीपिंग साहब के ये। तो उस लिहाज से इन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया है जो बेल्ट एंड रोड का मंसूबा, जिसका के सी पैक एक हिस्सा है, फ्लैगशिप हिस्सा है। तो लिहाजा इन्हें हर चीज़ का इल्म है, और ये $60 ट्रिलियन के जो वहाँ मंसूबे चल रहे हैं
पूरे दुनिया में चाइना के, ये उसकी सरबराही करती हैं जो वाइस प्रीमियर चाइना के, जो अभी 3 रोज़ा दौरा उन्होंने इख्तिताम किया। तो ये उस लिहाज से इसलिए बहुत ही अहमियत की हामिल है कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो जो उनकी तरफ से कुछ वो एहतमाल था इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का, अब उसमें तेजी नजर आती है। और याद रहे कि ये सिर्फ इकोनॉमिक मंसूबा तो है ही है, जो कि हमारी भी ज़रूरत है, और दुनिया की कनेक्टिविटी का मंसूबा है। दुनिया में बहुत सारी मामलात इसमें, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी हब है, लॉजिस्टिक हब है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, पीस डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी जो कि एससीओ तक हमें लेके जाती है, ईसीओ यानी एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ एक लम्हे के लिए आपके नाजरीन के लिए मैं इसको कनेक्ट करता चलूँ जियो पोलिटिकल मंजरनामे से, सिर्फ 1 मिनट में इसको, कि ईरान से जो चाइना के 400 बिलियन के 25 सालों के लिए जो मुआहदा हुआ है, और उसमें डिफेंस भी शामिल है। और हाल ही में सबसे दुनिया की एक अहम बात रहनुमा हुई है, अहम एक चीज रोनुमा हुई है, वो है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को चाइना ने इस्तवार कराए हैं। और यहाँ मैं इस चीज़ का भी हिंट दिलाता चलूँ आपको कि इब्राहिम अकार्ड के तहत जो गल्फ कंट्रीज किसी और समझ जा रहे थे, अब वो इस समत यानी चाइना यानी एससीओ ब्लॉक यानी कि ईस्ट का जो ये ब्लॉक है, इस तरफ। तो अब आ जाते हैं दोबारा हमारे वतन अजीज के उन लोगों के लिए जो उम्मीदें थोड़ी बहुत अपनी कम करते हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा और हौसला और सब्र करना है हमारे नौजवाना ने मिल्लत को, कि ये जो समरात अभी नजर आएंगे वाइस प्रीमियर चाइना के विजिट के बाद, सीपैक के दूसरे इसमें फेज में, और कल ये जो परसों जो हुई है डस्ट टू डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक बड़ी कलीदी स्पीच, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कलीदी स्पीच, उसको अगर आप मद्देनजर रखें और इसको इंटरएक्ट करें अगर आप पूरी मामलात से, BRI, सीपैक, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए, तो ये एक अच्छी खुशनवीद है हमारे लिए। और हम समझते हैं कि मेरे इस मुल्क का जो नौजवान थोड़ी नाउमीद हो रहा था और कश्त चढ़ के अपनी जानें गंवा रहा था मुल्क छोड़ने के लिए, पिछले साल तकरीबन 9.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 10 लाख के करीब मेरे मुल्क का नौजवाना ने मिल्लत यहाँ से चला गया। तो अब उनको थोड़ी सी उम्मीद दिलानी है। और याद रखें कि मैं जो देख रहा हूँ या मेरा जो सामने मंजरनामा नजर आ रहा है मेरे तजिए के मुताबिक, और हकायक जो सामने है, और दुनिया में जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल मंजरनामा चेंज हो रहा है, तो आप देखेंगे इस वतन अजीज में ही आज से 5 बरस 8 बरस के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा तो 10 बरस में, लोग जो बाहर रह रहे हैं वो रिवर्स माइग्रेशन के तहत इंशाल्लाह पाकिस्तान में वापस आएंगे। जिस तरह चाइना में पहले लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे थे और उसके बाद चाइना में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुई, तो मुल्क में अब सारे लोग वापस, इसी तरह इंडिया में भी हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि सेकंड जो फेज है उसके समरात हमें देखें, धाबे जी 30% मुकम्मल हो चुका है, बोस्टन स्पेशल जोन 20% मुकम्मल हो चुका है। अब जो इस पे एक बूस्ट आएगा इकोनॉमिक जोन पर, तो उसमें इंडस्ट्रीज ट्रांसफर होंगी। और क्यों ट्रांसफर होंगी? ये एक म्यूचुअल बेनिफिट है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है उस पे भी अगर आप नजर डालें तो वो बता रहे हैं कि दोनों मुल्कों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन। और क्यों विन विन सिचुएशन है? कि चाइना के 16,000 नॉटिकल माइल की मुसाफिर करके 2 से 3 महीनों में अपना 80% एनर्जी तेल मिडिल ईस्ट से चाइना लेके जाता है। और ये सीपैक के तहत सिर्फ 5,000 किलोमीटर रह जाता है, वहां 2 से 3 महीने लगते हैं, और 5,000 किलोमीटर जो टोटल अपने चाइना के मरकज तक पहुंचने तक, वरना तो चाइनीज टेरिटरी में दाखिल होने तक 2600 सिर्फ किलोमीटर लगते हैं, और वो 3 दिन में सफर तय कर लेंगे। कहाँ 2.5 महीने और 3 महीने, कहाँ 3 दिन में चाइना में पहुंच जाएंगे और 1 हफ्ते में अपने मरकजी शहरों में पहुंच जाएंगे। तो चाइना का भी इसमें एक महफूज रास्ता उनको मिलता है। वतन अजीज के लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एक म्यूचुअल बेनिफिट है। चाइना हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है, सारों को इल्म है इस बात का, लेकिन उस दोस्ती का समरात दोनों मुल्कों को मिलेंगे। जी
इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि ये दौरा चीन पाकिस्तान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, और ये भी बताइएगा कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान जो है वो खित्ते में कितना और मजबूत और मुस्तहकम होकर नज़र आएगा हमें। पहले तो इस बात पर गौर कर लें कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है क्या। पाकिस्तान के नंबर 1 सिक्योरिटी प्रॉब्लम इस वक्त है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो जाहिर है कि इस खित्ते में पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होगी तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी मजबूत होगी, पाकिस्तान के मामलात भी मजबूत होंगे। पाकिस्तान के दुश्मन ये जो पिछले चंद दिनों से दहशतगर्दी के मामलात आगे बढ़े हैं, इस रिपोर्ट आपको यूएन की रिपोर्ट 3 दिन पहले 4 दिन पहले की नजर आ जाएगी, जिसमें जिक्र किया हुआ है कि अफगानिस्तान सॉइल इस्तेमाल हो रहा है इस दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अफगानिस्तान में उनको दवाम कौन बख्श रहा है, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है। जाहिर है हमारे दुश्मन ममालिक, इंडिया उसमें शामिल है, रा की बहुत बड़ा बजट इस मामले में शामिल है। लेकिन अब जिस तनदही से और जिस मुतहरक तरीके से अस्करी और मदनी क़यादत यानी सिविल और मिलिट्री क़यादत अपना सर जोड़ के और अपनी तमाम क़ुव्वतें साथ मिलाकर जिस तरह चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात थे, ज़रा उस पर भी सर जोड़ के बैठ के और उसकी तकमील के लिए अब ज़रा तेज़ी से करें, वरना ये इन्वेस्टर जब आएंगे और ये मामलात अगर खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी के बढ़े तो ये फिर हमारे लिए दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इतने अच्छे मिनरल के जो अभी हुई है डस्ट टू डेवलपमेंट, उसमें आपने देखा कि कितने अहम ममालिक ने हमारे लिए आए और उन्होंने देखा और ये इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। 6 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास मैदनियात है, ये सी पैक के मफादात के अलावा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वतन अजीज को कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने उन कुदरती वसाइल से मालामाल किया है कि अगर जो अभी अप्रोच मैं देख रहा हूँ, जिसकी आज से 30 साल पहले ज़रूरत थी, वो अप्रोच देर आयत दुरुस्त आयत कोई बात नहीं, लेकिन इस अप्रोच से महसूस होता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी लहर आएगी जिसमें पाकिस्तान जब इकोनॉमिकली मजबूत होगा तो पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत होगा। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल अहमियत बढ़ेगी, जिस तरह इंडिया ने अपनी अहमियत बढ़ा ली और बाकी ममालिक ने, तो उस लिहाज से जब हमारी अहमियत बढ़ेगी, हमारा वकार बढ़ेगा, हमारे पासपोर्ट की कदर जो इस वक्त तकरीबन 4 या 5 बॉटम पर पहुंच गई है, यानी बॉटम से, वो इंशाल्लाह वो ट्रेवल करके उन मुल्कों में आ जाएगा जो पहले 5 और 10 और 15 मुल्कों में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होगी। तो इस लिहाज से मैं अपने मुल्क के नौजवानों के लिए एक पैगाम, एक कुछ अशार में जो मैंने ही एक जज्बे के तहत लिखे, मैं शायर नहीं हूँ, कि मेरे देश के जवानों हिम्मत न हारना। और मैंने आपसे जिक्र किया कि 10 लाख लोग जा चुके हैं, कश्तियों में जाने दे रहे हैं अपनी डूब के। मेरे देश के जवानों हिम्मत न हारना, कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना। और नई नस्ल के चिरागों उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना। और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में हिम्मत न हारना। मेरे देश के जवानों हिम्मत न हारना, कुदरत का इम्तिहान है। ये 20% बिजली बढ़ी है, मजबूरी है, लोग वाकई में फाके कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि FBR टैक्स बेस अपना बढ़ाए। उन्होंने अपने टैक्स के अहदाफ पूरे किए हैं, हम उनको शाबाश देते हैं, लेकिन अपना टैक्स बेस बढ़ाए। वो लोग जो कि बड़ी बड़ी कुव्वतों के पीछे छुपे हुए हैं, टैक्स जो नहीं देते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या स्मगलिंग है, इनको रोक दे तो इन गरीबों की जो 20 रुपए की ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इन गरीबों के लिए कुछ और पैसे टैक्स जिनको देना चाहिए। सोना 4.5 टन साल का इस्तेमाल हो रहा है बगैर टैक्स के, तो इनको टैक्स करके गरीबों को रिलीफ दे देंगे तो ये तमाम बाकी प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं वो गरीब हमारे भूख नहीं मरेंगे और ये प्रोजेक्ट्स के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। वरना अवामुन नास को भी हमने देखना है। अब इस पर अस्करी और मदनी क़यादत को ज़रा गौर करना होगा कि टैक्स बेस बढ़ाएं। बड़े बड़े वल्चर्स हैं, जब भी टैक्स बेस बढ़ाया जाता है वो आके खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जब शबर जैदी ने कुछ रिफॉर्म्स किए तो साउथ पंजाब के शाह महमूद कुरैशी को 40 पार्लियामेंटेरियन लेके पहुंच गया कि मत करो, टैक्स नहीं लो इनसे। इसी तरीके से और बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम सिर्फ इस वक्त दूसरे मामले में है, मैंने सिर्फ एक क्रॉस रेफरेंस के तौर पर ये मिसाल दे दी। लेकिन आखिरी लाइन में मैं यही कहूँगा
कि जो इस वक्त हमारे अगले 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान के लिए ये कंसिस्टेंसी अगर रही, लेकिन पाकिस्तान में अगर दोबारा ये कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई, मैं तो कहता हूँ या मुझ जैसे लोग कहते हैं मुतवसत तबके के या बाकी, कि भाई आप आसमान से लोग ले आओ, ज़मीन से ले आओ, दाएं से ले आओ, बाएं से ले आओ, एक कंसिस्टेंसी दे दो पाकिस्तान के लिए। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, आपके जिस तरीके से बता रहे थे कि यकीनी तौर पर एक जो फ़िज़ा है उसकी तब्दीली के लिए ये वाइस प्रीमियर का विज़िट बहुत खुशाइन था, जिसके समरात हमें अभी मिल भी रहे हैं, लेकिन आगे आइंदा फ्यूचर में भी बहुत अच्छे और बहुत मस्बत किस्म की जो है ना मुफीद साबित होगा ये दौरा भी, और वैसे भी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ने वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज़ादी का महीना है तो हर तरफ जश्न देखने को मिल रहा है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगस्त का महीना शुरू हो और कहीं भी आपको सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ नज़र ना आ रहा हो, चाहे वो रोड्स के साइड्स पे हो, चाहे वो घरों की छतें हों या कुछ भी हो। पाकिस्तान में हर जगह आपको सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ नज़र आएगा, और ये इसी बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान हमें कितनी कोशिशों के बाद एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत मिली है। यकीनी तौर पर ये जो परचम जिसकी बात की जा रही है, जब ये परचम लहराता है तो लाखों करोड़ों दिलों पे जो है ना वो राज करता है, और लाखों करोड़ों दिल जो है वो इसके साथ साथ धड़कते हैं। और फिर उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है, इसकी जोग्राफियाई अहमियत, और फिर उसके साथ साथ ये एक नज़रिए पर बनाया गया, और इस्लाम की उम्मीदों का निशान ये है, इस्लाम का किला इसको कहा जाता है। और यकीनी तौर पर जो नारा बुलंद किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उस चीज़ की अक्कासी करता है। हर जगह पर इस्लाम के हवाले से कोई भी बात होती है तो वहाँ पर इस्लाम की नुमाइंदगी करने के लिए पाकिस्तान अपनी आवाज़ बुलंद करता है। ये नज़रिया क्या था, इसको समझने के लिए हम ये प्रोग्राम का सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका एक मौजू सवाल है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। और इसके दूसरी तरफ हम लोग देखें तो ये भी सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ बहुत ही कीमती शख्सियत मौजूद हैं, तारीख़ के हवाले से बहुत ही नॉलेज रखते हैं, तारीख़दान हैं, पाकिस्तान को बहुत ही करीब से समझा इन्होंने, पाकिस्तान के नौजवान हो, इसके नज़रिया हो, पाकिस्तान की तारीख़ हो, या पाकिस्तान की तारीख़ को समझते हुए फ्यूचर की प्लानिंग हमने कैसे करनी है, और पाकिस्तान के नौजवान को ये हौसला और वो बुलंद अज़्म जो है वो कैसे देना है। आइए गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान कौमी तहरीक जनाब यूसुफ अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आपका। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब, जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारा जो एक सवाल के ऊपर ये पूरी गुफ्तगू होगी वो ये कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, और अभी थोड़ी देर पहले ही जिस तरीके से डॉक्टर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक सूरत हाल है और सब चाहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं और जाके कमाई का ज़रिया देख रहे हैं, लेकिन सर एक वो भी तो दौर होगा ना जब पाकिस्तान बनाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से छोड़कर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे कि एक अलग मुल्क मिलेगा और उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, उसके लिए कुर्बानी देंगे, और अपना एक अलग रियासत लेकर जो इस्लाम की रियासत होगी, वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो इस्तकामत, वो सब्र, वो क्या था? नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सवाल आपने पूछा है कि हम पाकिस्तान ने हमको क्या दिया, जी, इस सवाल की कई परतें हैं, कई तहें हैं, लेकिन उसमें से 3-4 इंतहाई अहम हैं जी, जिनको इस मुख्तसर वक्त में जो है तफसील के साथ थोड़ा बयान किया जा सकता है। सबसे पहली बात जो आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमको क्या दिया, इससे पहले आप देखें कि हमारा कौमी शायर जो है ये कह चुका था कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। वाह वाह वाह। तो जब हमने इस्लाफ की रवायात को भुला दिया तो उन असलाफ की रवायात को ज़िंदा करने के लिए, उनका अहया करने के लिए, उनकी शनाख्त और उनका तशख़्ख़ुस आम करने के लिए पाकिस्तान का वजूद या पाकिस्तान का ज़हूर सामने आया। तो सबसे पहली इसकी जो है वो कलीदी हैसियत जो है वो नज़रियाती असास है
जो हमारी बुज़ुर्गों की रवायात थी या उनकी जो सकाफ़त थी या उनकी जो विरासत थी या जो उनका इल्मी अदबी सरमाया था, तो उन तमाम इल्मी अदबी सरमाए को सामने रखते हुए वो हमने दोबारा किस तरह उसको याद करना है, उसका दोबारा किस तरह उसको तैयार करना है, सामने नौजवान के सामने रखना है। दूसरी उसकी परत जो है मेरे ख़्याल में वो इसकी जोग्राफियाई तस्वीराती हिकमत अमली जिस तरह भी आपने फरमाया है वो है कि कुदरत की तरफ से इसका महल वकू या इसका हदूद अरबा ऐसी जगह पर वाक़या है जहाँ बहुत ही इसकी जोग्राफियाई लिहाज से जो है वो अहमियत है। और तीसरी परत जो इस पर मुख्तसर वक्त में बात की जा सकती है वो इसके तबई खद्दो खाल हैं, यानी इसके पास क्या वसाइल हैं, क्या ज़राए हैं, कौन कौन से इम्कानात हैं, कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिनसे जो है ये हमारे नौजवानों को या इस खित्ता अर्ज़ी पर बसने वाले लोगों को सहूलत, आसाइश, आसानी, तौकीर, इज़्ज़त, एहतराम दे सकता है। तो वो इज़्ज़त तौकीर जो है वो देने के हवाले से क्या किया जाए, समझें कि पाकिस्तान एक मुजस्सम चीज़ है जी। ऐसे तो एक मुजर्रद खित्ता अर्ज़ी है ना, कायद आज़म ने फरमाया था कि ये खित्ता अर्ज़ी बज़ाते ख़ुद मकसद नहीं था, ये मकसद के हसूल का एक ज़रिया था, एक आला था, और वो ये था कि हम अपनी रवायात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, अपने नज़रिया हयात के मुताबिक जो है अपने आप की ज़िंदगी जो है खुश खुरम गुजारें, उसमें किसी किस्म का कोई रखना या गैर मुल्की या कोई साम्राज्य या कोई ऐसी आकाई कैफियत की जो है हमारे ऊपर सरबुलंदी ना हो कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करे, हम ख़ुद अपनी दुनिया आप संवारें। इस हवाले से अगर आप आज़ादी की नेमत का जिक्र करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो जिस तरह आजकल बादल जो है हर तरफ घिरे हुए हैं, तो इब्तदा में जब ये फ़र्ज़ करें कि इस इलाके पर सुरमई रंग के ये बादल जब गिरे हुए होते थे तो उस वक़्त जो है वो शायर यही कहता था कि ये नजमो माहो सुरैया की आँख का काजल, क्या बात, ये बादल जो है ये नजमो माहो सुरैया की आँख का काजल, ये पर्वतों की रिदाएँ, ये नील के आंचल, क्या बात, ये कह रहे हैं कि तेरे सुबह शाम कुछ भी नहीं, कि उम्मतों में मुकाम ग़ुलाम कुछ भी नहीं। तो मुकाम ग़ुलाम से जो है मुकाम आज़ाद की तरफ जो है रवानगी या एक सफ़र या एक कदम जो है वो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी हमें वो शनाख्त दी। फिर ये कहा गया कि इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, क्या बात, इश्क मेरी ज़िंदगी, आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान। तो ये जो है आज़ादी की नेमत जो है इसको उन लोगों से पूछें जो इस वक्त मज़लूम और महकूम होकर फ़लस्तीन में हों या हमारे मशरक़ी हमसाये में हों या इससे पहले रोहिंग्या मुसलमान देखें या दूसरे इलाकों में जहाँ भी ये मुसलमान जो हैं इस वक्त जो है महकूम और मज़लूम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे आज़ादी की कदर पूछें। और फिर जो जमहूरी मॉडल जो है हमारे रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या जिस शख्स इसका नाम दिया आपको चौधरी रहमत अली ने, अब आप ये देखिए कि चौधरी रहमत अली ने जब ये नाम दिया है ये 28 जनवरी 1933 की बात है, तो उस 33 की बात है, और यही जो अभी आपने फरमाया है जो मैं इस वक्त तंजीम हेड कर रहा हूँ उसका नाम ही पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट है। बिल्कुल ये पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट उस वक्त मार्ज़ वजूद में आई थी जब हिंदुस्तान की या बरसगीर की तमाम सियासी इकाइयाँ जो हैं उनको अंग्रेज़ ने कायल कर लिया था कि हिंदुस्तान एक जो है अपना फेडरेशन होनी चाहिए, एक वफाक होना चाहिए। वो पाकिस्तान को इसलिए नहीं मान रहे थे कि उस वक़्त जो कांग्रेस के सदर और हिंदुओं के सबसे अहम लीडर और गांधी के दस्ते राजगोपाल आचार्य था, उसने ये सवाल उठाया था कि आप जो इस वक्त मुतालबा पाकिस्तान कर रहे हैं, मैं आपको अगर तारीख़ के परत या तारीख़ के सफ़े उलट कर बताऊँ या मुगलिया दौर तक जाएं, हाँ, कि देखें कि आपके यहाँ जलालुद्दीन अकबर भी गुज़रे, औरंगज़ेब भी गुज़रे, आपके यहाँ बड़ा बहादुर ये जो है टीपू सुल्तान, किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि अभी हमने मुसलमानों की अलग रियासत बनानी है। तो कायद आज़म ने उसका जवाब फ़ौरन तौर पर यही दिया था कि वो बहादुर लोग थे, वो तहव्वुर और शुजाअत की मुजस्सम तस्वीर थे। इसी तरह तो उन्होंने इस इलाके पर जो है जहाँ बहुत ज़्यादा खिदमत की वहाँ बदस्ते तलवार जो है इस इलाके को फ़तह किया था, इसलिए वो ये उन्हें पता था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके तमाम जो हिंदू अक्सरियत थी उन्होंने बरज़ाओ रग़बत उनकी हुक्मरानी को कबूल किया था।
तो हम तो बरज़ाओ रगबत क्या, हम तो इकराह व नफ़रत भी आपकी ग़ुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो है वो हम पाकिस्तान जो है वो तस्लीम बनवाना चाहते हैं, ताकि जो है हम अपनी उस शनाख्त को, हम अपनी उस पहचान को, हम अपने उस तशख़्ख़ुस को जो बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने यहाँ 1200 साल तक कायम की है। आप देखें ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी यहाँ लोग मकरान तक पहुँच चुके थे। उसके बाद जो है जितने खुलफाए राशिदीन आए हैं उस ज़माने में भी यहाँ आ चुके थे। तो अब पाकिस्तान ने हमको क्या दिया, तीसरी बात मैंने किया कि इसके खद्दो खाल। तो जब ये 1933 में इसमें नाम आया तो इस नाम पर तामीर किए जाने वाले क़िले को जो फौलादी फसीलें अता की वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात ग्रामी है। और वो फौलादी जो फसीलें हैं, मैं आज भी कहूँगा कि दाव चल जाए न कहीं शबज़ादों का, इन फसीलों पे मचानों को बचाए रखना। आज का जो नौजवान है, आज का जो इस वक्त हमारे इस चीज़ के मुहाफ़िज़ हैं, हमारी सलामती के, हमारी ख़ुद मुख्तारी के, हमारी आज़ादी के, वो तमाम अदारे जो हैं, ये अब उनका फ़र्ज़ है कि वो इसको बेहतर से बेहतर तौर पर जो है इसकी मुहाफ़ज़त करें। यूसुफ साहब, रवायात का आपने ज़िक्र किया असलाफ़ की, और वहीं से मेरे जहन में ये सवाल आया था कि वो रवायात कौन सी हैं और क्या उन रवायात को दोबारा ज़िंदा किया जाना इतना मुश्किल है कि ये फ़िज़ा जो आसपास देख रहे हैं ये कायम हो गई है? वो रवायात बड़ी आम हैं, वो कोई पोशीदा या कोई मख्फी या कोई मुबहम नहीं है। वही इस्लामी रवायात हैं जो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी है, जो हमारी जो इस वक्त है, हमारी जो है हमारा एक ज़ाब्ता हयात है। तो वो ज़ाब्ता हयात तो 1200 साल से यहाँ नाफिज था, खा तुगलक दौर हो, खा खिलजी दौर हो, खा मुगलिया दौर हो, खा जो है सैदात का ख़ानदान हो, खा रोहिला हो, कोई भी हो, सारे के सारे जो हैं उन रवायात पर अमल दरामद करते रहे और उनका कोई मुश्किल नहीं है, हम उनका हया कर रहे हैं। मैंने अभी अदारा जाती बात नहीं की। अदारा जाती आप देखें, ढांचा देखें अपना, कि इस वक्त आपकी तीनों जो हैं अपना सलामती की सर्विसेज जो हैं, बहरी हो, बर्री हो या फ़ज़ाई हो, इसी तरह आप देखें कि किस तरह जो है शाहराहों का जाल बिछा हुआ है। इस तरह कितनी जो है यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त 100 से ज़्यादा जो है रूब अमल है। उस वक्त तो एक भी नहीं थी, दो भी नहीं थी। रेडियो स्टेशन इस वक्त सैकड़ों की तादाद में है। इस वक्त जो है आपके चैनल जो हैं वो 100 से बढ़ चुके हैं। इस वक्त उस वक्त 10 से 12 या 15 अखबारात थे, आज एक एक शहर में 75 अखबार जो है वो छप रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो वुसअत आई है, ये सारी की सारी जो एक फैलाव आया है, ये किसकी देन है? ये पाकिस्तान की देन है। अगर पाकिस्तान एक मुजर्रद ख़ित्ते के तौर पर मार्ज़ वजूद में आया था तो उसमें उन रवायात को ना सिर्फ हमने ज़िंदा किया है, बल्कि उसको आप देखें ना, आप जिस तरह हमारी न्यूक्लियाई जो क़ुव्वत है वो पैदा करना, या इसके बाद कौन सा पाकिस्तान का नौजवान है और कौन सा शोबा है जिसमें उसने अपनी सलाहियत पैदा नहीं की या अपनी जो है इनफरादियत नहीं मनवाई, वो पाकिस्तान हो या कोई दूसरी मुल्क हो। आपने कहा कि बहुत से लोग जो है बाहर जाने वाली बात, वो तो हर ज़माने में और हर मुल्क में ऐसे है। मुझे ख़ुद 50 से 60 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैंने ये आपका मशरक़ी हमसाया भी जो है इसमें 26 घंटे तसलसल के साथ रेल के ज़रिए, रोड के ज़रिए सफ़र किया है। जो हालत मैंने वहाँ मुसलमानों की देखी है उसमें नागुफ्ता बे है। अगर खुदा न खास्ता ये तुम्हारी मौजूदा काविश जो है, जिसका नाम हम इसे कुरान भी बार बार कह रहा है, बल्दातुत तय्यबा का बिल्कुल हूबहू वही माना बन रहा है जो पाक सरज़मीन का माना है, कि पाक सरज़मीन जो है। तो ये पाक सरज़मीन जो है कुदरत की तरफ से, हमारे असलाफ़ की तरफ से, हमारे उन रहनुमाओं की तरफ से जिन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके इसको एक वजूद बख्शा, एक तश्कील दी, ये सारे का सारी जो है अपना उनकी काविश जो है ये उसका नतीजा है कि आज हमारे सामने। इसी तरह मैंने आपको सवाल किया, आपने भी दोहराया उसको, कि ये हमें ये भी सोचना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। साहब, यहीं पे ये सवाल उभरता है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया और बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमारे क्या फ़राइज़ बनते हैं? हमारे फ़राइज़ यही हैं कि एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से इस ममलकत को, इस पाक सरज़मीन को जितना मुस्तहकम कर सकें, जितनी अपनी काविशें हैं, अपनी सलाहियतें हैं, इसकी बेहतरी के लिए, इसमें अगर कोई कमी बेशी है तो उसकी इस्लाह और उसमें तरमीम के लिए वक्फ़ कर दें और अपने आप को जो है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुल्क जो है एक मिसाली मुआशरती निज़ाम पैदा करे और उस मिसाली मुआशरती निज़ाम की दुनिया जो है वो तारीफ़ करे। तो ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है
और उस फ़र्ज़ में ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास इतने वसाइल हों तो तभी वो कर सकता है। ये ऐसा ये जिसने पाकिस्तान का नाम दिया, अब अगर आप उसकी तफसील में जाएँ तो वो देखें ख़ुद अपना आप उसने अपनी दुनिया पैदा की है, ख़ुद उसने अपनी तालीम के दौरान भी जो है वो मेहनत करके एक नहीं दो दो तीन तीन मुलाजमतें करके उसने अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाया कि कुदरत ने जो है उसके हाथ से ये जो है मुआज़ा रूनुमा करवा दिया। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उन कदरों को, असलाफ़ की उस वरासत को और अपने बड़ों की उन काविशों को जो उन्होंने इस सरज़मीन के वजूद में लाने के लिए की थी, उनको जारी व सारी रखें। बैरून मुल्क जाना या वहाँ जाकर रिज़्क़ तलाश करना या वहाँ जाकर अपने लिए मौक़े पैदा करना, ये भी एक किस्म की वो पाकिस्तान की सफारतकारी कर रहे हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान जिस तरह कहते हैं ना कि मेरे मज़दूर मेहनत में ढाले हुए, तो जब भी जाते हैं वो फिर जाकर अपनी हिम्मत, अपने अज़्म, अपने इरादे, अपनी जो है वो काविश से साबित करते हैं। और इसी वजह से जो है वो दुनिया के अक्सर ममालिक में जो है पाकिस्तान की जो स्किल्ड लेबर है, जो तरबियत याफ्ता जो है अफरादी क़ुव्वत है, उसकी कदर भी है और उसके मुआवजा भी ज़्यादा है। और इस वजह से जो है वो लोग कोशिश करते हैं अपनी अपनी। और दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का माहौल या हर इंसान को जो है वो अंदाज़ मुयस्सर है या उतने वसाइल मुयस्सर हैं कि वो जिस गाँव या जिस शहर या जिस कस्बे में है वहाँ वो मिसाली तौर पर जो है तरक्की करने की तरफ बढ़ सके। बाज़ दफ़ा नहीं वैसे मौक़े मिलते तो वो उसकी दूसरी जगह पर बैठे जाकर वो उसको हासिल कर सकता है। तो इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो एक किस्म का उनका जिहाद है कि वो नई से नई दुनियाएँ दरियाफ़्त करते हैं। नई से अब आज मैंने नहीं देखा कोई भी दुनिया का मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी ना हो जी। और पाकिस्तानी अगर हैं तो उन्होंने अपनी इनफरादियत मनवाई हुई है जी। और उस इनफरादियत की वजह से ही जो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स जो हैं जो बैरून मुल्क हैं उनको वोट का हक़ है या उनकी तरफ से आने वाली जो है ये ज़र मुबादला है, तो इस पर हम क्यों बार बार फ़ख्र और नाज करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वो अपनी मेहनत से जो है जहाँ भी बैठे हुए हैं इस सरज़मीन की खिदमत, इस सरज़मीन के वसाइल, इस सरज़मीन की बेहतरी, इसकी इस्लाह और फलाह के लिए जो हर वक्त कोशियाँ रहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बुराई की बात है। ये उनका एक शुरुआत है कि वो दूसरे मुकामात पर जाकर, दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर अपने मुल्क की उन रवायात को भी आम करें। अब मैंने देखा है अपना बरतानिया में भी उर्दू के अखबार निकल रहे हैं और सऊदी अरब में जर्मनी में सर जर्मनी में सऊदी अरब में जिस मुल्क में भी आप जाएं वहाँ या रसाला निकल रहा है या अखबार 2-4 ज़रूर निकल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो कहना ये कि भी वहाँ नहीं, वो तो एक किस्म की हमारी रिप्रेजेंटेशन है, एम्बेसडरशिप है। हाँ, तर्जुमानी कर रहे हैं। ठीक होगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपके वक्त के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और यकीनी तौर पर जिस नज़रिए की आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को आपने हमें समझाया, तो वो कीमती ख़ित्ता, वो जो चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन जो है, वो बहुत ही खूबसूरत करके आपने समझाया भी और दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू थी। एक ब्रेक की तरफ हम लोग जाएंगे, वापस आएंगे और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये जो मौजू है और पाकिस्तान की ये सेलिब्रेशन में डेली हम लोग जो है इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपके साथ और भी बहुत सारे बाब ऐसे खुलेंगे। एक ब्रेक हमारे साथ रहें। आप सर्च करें, ढूंढें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। हमारी
हमारे शो का फॉर्मेट है, काउंटडाउन होता है जिसमें हम लोग 10 सॉन्ग्स प्ले करते हैं। छोड़ के जाना था तो आना ही नहीं था। धोला धोला केंदी रहनी है नी कमली मेरे अगर सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉक, चिट चैट, मूवीज, ड्रामास, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर। मैं हूँ तौसीक खैर, मैं हूँ फातिमा जदून, और मैं हूँ रुशना जमी, और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। जब यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं तो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं और उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा ज़हीन है, या हम अक्सर अपना कंपैरिजन भी दूसरे लोगों से इस बिना पे कर रहे होते हैं, यार वो इंसान मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, उसको ज़्यादा पता है, वो बहुत सारी चीज़ों को मेरे से बेहतर तरीके से हैंडल कर लेता है, लेकिन हमें उसकी वजह नहीं समझ आ रही होती कि किस तरीके से जो है वो उसका जहन इतना काम करता है, या किस तरीके से वो इतना इंटेलिजेंटली काम कर रहा है कि हमसे बेहतर जो है वो खुद को साबित कर। एग्जैक्टली। सो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे आज, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो क्या है, और जज्बाती जहानत उर्दू में अगर हम इसको कर लें तो वो है क्या, और हमारे इर्द गिर्द हम कैसे उसको समझ सकते हैं, या अपने अंदर हमारे कैसे हम खुद को समझ सकते हैं, ये हम जिक्र करेंगे, और हमारे बिहेवियर में कैसे ये सामने आती है, हमारे नेचर का हिस्सा ये क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोटिवेशनल स्पीकर जो इसके ऊपर अरसा दराज से काम कर रही हैं, और एंड यूज़र्स के साथ जिनका ताल्लुक है, एक सोसाइटी को जिस तरीके से डील कर रही हैं, और फिर उसके साथ साथ बिहेवियरल साइंसेस को भी समझती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हिना निसार सदुज़ई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? खैरियत से हूँ, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई कैन सी द ब्यूटीफुल बैजेस। या डेफिनेटली, ये तो पहचान है जिस तरीके से अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको कभी गुस्सा आया है? बहुत दफ़ा। आपको आते हैं गुस्सा? बहुत। सो व्हाट डू यू डू? मैं साइड पे हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ गुस्से में। मैं चुप कर जाती हूँ और थोड़े वक्त के बाद मैं कोई अपनी पसंदीदा काम कर लेती हूँ। जैसे मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है तो मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊँगी, किसी अच्छी जगह खाने के लिए चली जाऊँगी, कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढ। वंडरफुल, दैट्स व्हाट द इमोशनल इंटेलिजेंस इज, कि इमोशंस को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आप दोनों माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस पर जब डिटेल बात करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि लाइक बेसिकली हम सबके इमोशंस हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा लोग ऑल द टाइम बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं। इसी तरह आपने चैनल के अंदर ही बहुत सारे लोगों को देखा होगा ऑल द टाइम वो हैप्पी होते हैं, दूसरों को हंसा रहे होते हैं। कुछ लोग बड़े सैड रहते हैं ऑल द टाइम, कुछ लोग बड़े गुस्से में रहते हैं ऑल द टाइम, मक्खी बिठाई होती है। सो ये इमोशंस तो हम सब के अंदर हैं, ठीक है। और हम सारों के अंदर यूजुअली एक सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस होती है जिसका ज़्यादा फ्लो होता है, जैसे हैप्पी फेसेस है, सैड फेसेस हैं। सो इन इमोशंस को प्रोडक्टिवली मैनेज करना, ठीक है, पहले सबसे पहले अपने आप को समझना, हाँ, ठीक है। अपने आप को मैनेज करना मतलब अपने आप को समझने का मतलब ये कि अपने इमोशंस को समझना, ठीक है, उसको मैनेज करना। फिर अपने इमोशंस के थ्रू सोसाइटी को बेनिफिट देना, प्रोडक्टिवली उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना, और दूसरों के इमोशंस को समझना, और दूसरों के इमोशंस को समझ के उनको समटाइम्स दिस इज द नेक्स्ट लेवल कि आप उनको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। सो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ यू मैनेज योर इमोशंस, हाउ यू आइडेंटिफाई योर इमोशंस, हाउ यू गो फॉर सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू होती है कि सेल्फ अवेयरनेस, एग्जैक्टली अपने बारे में जानते कैसे हैं आप। सो कैसे जानते हैं? या यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप देखें, मैं अगर आपसे भी पूछूंगी ना कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आपके पास बहुत थोड़ा सा जवाब होगा, क्योंकि हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। जो हम जानते हैं वो काफ़ी नहीं है।
या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हम जानते हैं वो काफ़ी नहीं है, और हम वो जानते हैं जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, और वो भी हम नहीं जानते कि लोग क्या जानते हैं और वो लोग कैसे जानते हैं, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर कमिंग आउट फ्रॉम योर साइड. सो मैं आपको बताऊं कि सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है जब आपको अपना क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि मैं क्या हूँ, मैं किस चीज़ को बुरा समझता हूँ, किस चीज़ को अच्छा समझता हूँ, और मैं बुरा क्यों समझता हूँ और मैं अच्छा क्यों समझता हूँ, who I am and why I am here. ठीक है, तो जब इन सवालों के जवाब जो है वो बड़े आपके पास क्लियर होते हैं, फिर उन सवालों के जवाब में आप दूसरों की राय तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें से क्या चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करनी है और क्या नहीं अप्लाई करनी है, एंड इट्स अ कॉन्शियस स्किल. सेल्फ अवेयरनेस पे भी अगर हम बात करें तो ये कॉन्शियसली आपको काम करना पड़ता है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर सेल्फ अवेयरनेस का, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जो हैरी विंडो, HARI, जो हैरी विंडो, जो हैरी विंडो इज़ अ टूल. जब आप अपने ऊपर काम शुरू करते हैं, काम करना है, तो उसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं. सबसे पहला क्वाड्रेंट है कि जो आप और मैं एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वेरी अपीयरेंट. दूसरा क्वाड्रेंट है कि जो लोग आपके बारे में जानते हैं पर वो आप नहीं जानते, इस पे काम करना होता है. तीसरा क्वाड्रेंट है जो आपकी हिडन स्किल्स हैं, पोटेंशियल है, जो लोगों को भी नहीं मालूम बट आपको मालूम है, राइट. और चौथा वो है जो आप कभी कभी एक्सप्लोर कर लेते हैं एक्सीडेंटली, जो लोगों को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, और एक्सीडेंट. जैसे आप टॉक शो में जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई बंदा कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है तो आपको लगता है हाँ उसने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको लगता है यार दिस इज़ इनसाइड मी, सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. अगर आप इस विंडो पे काम करना शुरू करेंगे तो आप ग्रेजुअली आप अपने ऊपर ज़रा कॉन्फिडेंस आपको आना शुरू हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या है. आपने देखो कि सोसाइटी में लोग बहुत कह दें कि हायर इमोशंस, एग्रेसिव इमोशंस के साथ होते हैं. वो क्यों होते हैं? वो असल में अक्सर और बेशतर ना वर्क प्लेसेस पे आपने देखा होगा बॉसेस लोगों को डांटते हैं, पीयर्स जो है वो ऑल द टाइम एग्रेसिव मोड में रहते हैं. वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको अपने इमोशंस के बारे में नहीं मालूम होता. तो वो जब आपको अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में मालूम नहीं है तो आप अगले को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एम्पैथाइज कैसे करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ कॉन्शियसली. एक टूल तो आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम की तरफ वापस आएंगे. हमारे साथ मौजूद हैं हिना निसार सदुज़ई साहब और हम लोग बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस पे. सो अभी हम लोग ने जिस तरीके जिक्र किया कि सेल्फ अवेयरनेस हमें कैसे होगी, अच्छा फिर उसके बाद हमने अप्लाई कैसे करना है इस इमोशनल इंटेलिजेंस को? अपने आप को समझ तो लिया लेकिन फिर कुछ प्रैक्टिसेस भी होंगी ना? बिल्कुल ठीक है. जी बिल्कुल. मैं आपको बताती हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ कॉन्शियस स्किल. तो जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ पे काम करते हैं तो लर्निंग के आपको पता होगा कि 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है. इनकॉन्शियस अनकॉम्पिटेंस, राइट. जब लोग गफलत में होते हैं, जब लोगों को नहीं पता कि उन्हें स्किल पे काम करना है, मे बी सम ऑफ द पीपल दे आर वाचिंग यू राइट नाउ एंड हमारी ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं तो वो सोचेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, मुझे इस पर काम करना चाहिए. तो नाउ दे आर कॉन्शियसली अनकॉम्पिटेंट, राइट. ठीक है. तो अब वो गफलत से आपको बेदारी की तरफ मूव करना पड़ेगा. ठीक है. तो जब बेदारी हो जाती है तो फिर आप जागते हैं और स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं. जब आप स्ट्रगल शुरू करेंगे तो पहले तो हमने आपको बता दिया कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं. बिल्कुल ठीक है. स्टार्टिंग विद सेल्फ अवेयरनेस. अगर सेल्फ अवेयरनेस होगी तो सेल्फ मैनेजमेंट होगी. जब आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो आप एम्पैथाइज कर सकेंगे. थर्ड इज़ द एम्पैथी, राइट. एम्पैथी की बात हम करें तो एम्पैथी होती सारी सोशल अवेयरनेस पे, और जब हमारे पास चौथा इसका कंपोनेंट हमारे पास ऑन ग्राउंड आएगा, सोशल अवेयरनेस होगी, हमें आसपास रहने वालों का इल्म होगा, उनकी इमोशंस के बारे में हम जानेंगे, व्हाट आर दे फेसिंग, व्हाट आर दे हैविंग, व्हाट आर द सिचुएशंस, राइट. उसके बाद हम सोशल मैनेजमेंट करेंगे, सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग कर लेते हैं. ठीक है. तो कोई भी कामयाब प्रोफेशनल, जैसे अब माशाल्लाह यू बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल दिस मॉर्निंग, मैं आपको देख रही हूँ, बड़ी कॉन्फिडेंट फेसेस हैं, वेरी गुड वाइब्स एंड जेस्चर्स, ये कैसे आता है इंसान के अंदर? आप जब तक ये 5वें कंपोनेंट तक नहीं जाते ना तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी हो जाती है और वो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं आता. सो आपका सवाल था कि हाउ वी कैन अप्लाई इट, राइट. सबसे पहले तो हम इसका प्रोसेस है. सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इमोशंस वी हैव. ये पहला स्टेप हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी किया. नंबर 1. बिल्कुल. नंबर 2, हम आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पास एक लिस्ट ऑफ इमोशंस आ जाएगी. देन यू हैव टू डिफरेंशिएट कि किस
आपको पता है हर बीमारी का इलाज मुख्तलिफ है, यू नो, सो एवरी इमोशन नीड्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। हर इमोशन को उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। मे बी समटाइम्स ऐसे इमोशंस होते हैं आपके पास नहीं होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा तो बहुत थोड़े होंगे या इस तरह से कभी कभी आप उनको एक्सप्रेस करते होंगे। देन उसका ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद देन वी विल वर्क ऑन द ट्रीटमेंट। हम कॉन्शियसली उस पर स्टडी करेंगे कि साइंस क्या कहती है, दुनिया ने जिस दुनिया ने इस पे काम किया वो बुक्स क्या कहती हैं, यू नो। डैनियल गोलमैन की अगर एक किताब का मैं जिक्र करूँ जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए अगर आप काम करना चाहते हैं। ये मतलब जो भी काम करना चाहता है इस पे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर। देन जब आप ऐसा सा उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, देन आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा, यू नो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर्स पे काम करना है, देन मेक अ हैबिट ऑफ ट्रिगर्स पे काम करना है कि आपको पता होंगे ट्रिगर पॉइंट्स आपके हैं। एग्जैक्टली वो ये इमोशंस पे जब हम काम करेंगे तो वो ये ट्रिगर्स हमारे सामने खुद आएंगे। वो जो ट्रीटमेंट है ना उसमें ये ट्रिगर्स आपके सामने आएंगे, यू नो। देन आपको उन ट्रिगर्स पे जब आप काम करेंगे आपको कॉन्शियसली इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और अडेप्ट करना पड़ेगा। फिर आप हर दिन अप्लाई करेंगे, फिर आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, यू नो। मैं इवैल्यूएशन के लिए बहुत एक अच्छा टूल आपको बता देती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे, इन द डे, मिड डे, एनी टाइम, यू कैन थिंक व्हाट सॉर्ट ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस यू हैव। ये 3 चीज़ों पे चेक रखो कि आपने आज कितना नेगेटिव सोचा है, कितना पॉजिटिव सोचा है, और आपकी यूजुअली आपकी पर्सनैलिटी में ये 3 चीज़ें इतना इम्पैक्ट करती हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होता और आप इन्हीं 3 चीज़ों में चल फिर घूम रहे होते हो, राइट। सो दीज आर 3 इवैल्यूएशन चेक्स जो आप अपने ऊपर पुट कर सकते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। बिल्कुल, आपने 3 चेक्स के बारे में बात की, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस। लेकिन यूजुअली लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी चल रही है तो ऐसी ही चलती रहे, और हम क्यों अपने आप को इतनी मुशक्क़त की तरफ लेके आएँ कि हम अपने बारे में ये सोचें कि हमारे इमोशंस ये हैं, हमारी थॉट्स ये हैं, हमारी फीलिंग्स ये, एक एक्स्ट्रा बर्डन खुद पे क्यों लें। तो ये बताइएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का होना क्यों ज़रूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। आई मीन ये हम सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप और मैं बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, तो क्या हम उस सारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं। और करते हैं, या आप देखिए आपके डेली बेसिस पे आप अपना प्रोफेशनली इतना अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप दूसरे चैनल्स को देखते हैं, यू नो, उस बेंचमार्क्स को देखते हैं, तो आप उन चीज़ों को नहीं इम्प्लीमेंट करते जब तक आप सेंसिटाइज नहीं होते। आप और मैं जब तक दिल से और दिमाग से उस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं है, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट, राइट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जितने मामलात ख़राब होते हैं उनके पीछे क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का ना होना होता है। अब हमारे एक ज़माना था IQ का बड़ा वो होता था, आपको पता है बचपन में हमसे भी ज़रा ये मामू या चाचा लोग कहते थे हमारा IQ चेक करते हैं। तो अब वो IQ की जो स्टोरी है वो ज़रा थोड़ी लोअर लेवल पे चली गई, EQ स्टोरी बहुत अप है, राइट। अभी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे इसलिए काम करना है कि इफ़ यू वांट कि आपके सारे जो मामलात हैं बड़े प्रोफेशनली, बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएं, आप लोगों के इमोशंस को, अपने इमोशंस को तो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना ही करना है। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ कोई एक बंदा आ जाता है जो बहुत हाइपर है, एग्रेसिव है, और यू नो ही इज़ योर बॉस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ दैट, राइट। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना होता है कि आप उस बॉस को कूल डाउन भी करें और फिर उसके इमोशंस को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज भी करें। इट्स अ जर्नी, ये काम करेंगे तो अच्छा। और ये नहीं मैं कह सकती कि आपकी एक ही स्ट्रेटजी सारे जगह पे काम करेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to sensitize yourself and sensitize our nation and you know people all around the world about the emotional intelligence, कि जब वो समझेंगे कि इसकी वजह से हमारे क्या क्या काम नहीं हो रहे, घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से, पेशेंस क्यों नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से, समझ आ रही है आपको। तो ये सारे जितने मामलात ख़राब हो रहे हैं ना उनकी जड़ है ये। अच्छा, एक और चीज़ अभी तक हमारी डिस्कशन में एक्सट्रीम कंडीशन ही आई है, और वो भी गुस्से वाली एक्सट्रीम कंडीशन ही हमेशा। एक दूसरी तरफ ये भी होती है कि आप जज्बात में बहकर किसी के साथ अच्छे होते हैं और आपको ये पता नहीं लगता कि आप जो है ना वो कितना अपना नुकसान कर लेते हैं। तो किसी खुशी के मौके पे, वो कहते हैं ना, हज़रत अली का भी कौल है कि खुशी के मौके पे कभी भी वादा जो है वो नहीं करना चाहिए, तो और गुस्से में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कोई भी। तो ये जो वादा है ये हम कर बैठते हैं अक्सर, इमोशन जो है ना जज्बात में बह के, बिल्कुल। तो वो उसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि गुस्से में तो हमें समझ आ रही है कि हम अपने आपे में नहीं है और हम कुछ भी बोली चले जा रहे हैं, लेकिन वो खुशी में भी तो हमें समझ नहीं आती। I must appreciate your critical skill in analytics. I truly salute you. What a question, you know. देखो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो बहुत बैलेंस लाइफ गुजारते हैं, राइट।
आपने देखा होगा ना कि अक्सर बेशतर दूसरे लोग दूसरों को बताते हैं यार उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, या उसको पता भी होता है उसने इसके बारे में मिसबिहेव किया या इस तरह से, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। यू नो समटाइम्स दे स्माइल एंड समटाइम्स इवन दे डोंट स्माइल, यू नो। तो आप यहाँ से समझें कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट होने की कोई भी एक एक्सट्रीम नहीं होती है, यू नो, इट्स अ मिड लेवल या मॉडरेट किस्म का एक दर्जा है जो आपको मिल। आप किसी भी खुशी पे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाते, आपे से बाहर नहीं हो जाते, और किसी भी गमी में अपने आप को इतना नहीं गिरा देते कि आप अपना ही नुकसान कर दें। इमोशनली इंटेलिजेंट बंदे की एक निशानी ये होती है कि वो नुकसान नहीं करता, ना अपना ना दूसरे का, सोसाइटी का भी नहीं करता और अपना भी नहीं करता। तो आपने ये जो बात की ना, मैं अगर अपनी बात करूं, जब से मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया, यू नो नाउ आई डिलीवर लॉट ऑफ की नोट स्पीचेस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी या इस तरह। तो मैं आपको बताऊं कि इमोशनल इंटेलिजेंट जब मैं हुई तो मैंने अपने अंदर एक चेंज फील किया कि मुझे अगर मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और वो मुझे मिल रहा है तो मैं उसके आने पे बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होती, और अगर मेरे से कोई चीज़ चली जाती है, यू नो, एंड समटाइम्स आई बियर एनी लॉस, तो मैं बहुत ज़्यादा गमगीन भी नहीं होती। You know, I keep myself in some moderate level, you know. अच्छा, एक और चीज़ फिर आती है, एक और स्टेज, ये मैं सारी आपको अपनी कंडीशंस बता रहा हूँ। एक और स्टेज ये आती है, अभी आपने जिक्र किया ना कि आपके पास कोई खुशी आ रही है किसी चीज़ से रिलेटेड, आपके सेमिनार है या आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपसे जुड़ी हुई जो चीज़ होती है कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट आने लगा है या मेरे पास ये चीज़ आने लगी है, उस पर आपको खुशी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसको कंट्रोल कैसे करना है वो भी आप बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने दूसरे वाले कंडीशन का जिक्र किया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये दो कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग, जिस तरह मैं अगर अपनी सीधी सीधी एग्जांपल दूं, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या मतलब वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है मेरे नज़दीक, ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे से रिलेटेड जो चीज़ है जो मुझे मिलनी है या मेरे से जिसका मुझे फ़ायदा होना है या जिसका मुझे नुकसान हुआ है, उसका मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। नुकसान होने का इफेक्ट होता है, नुकसान होने का भी इफेक्ट होता है, और खुशी जो आती है उसकी ज़्यादा खुशी भी होती है क्योंकि डायरेक्टली वो मेरे साथ लिंक्ड होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि नुकसान होने का, नुकसान का जो इफेक्ट आप उसकी बात कर रहे हैं या आप पे इमोशनली उसका एक कोई इमोशनली ऑब्वियसली असर होता है? हाँ, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा काम और चाहिए आपको करना। वो उसकी रीज़न ये है कि देखो, जब आपके साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी ज़ात पे उसको नहीं आने देते। वो आप कहते हैं कि नुकसान को भी पर्सनल नहीं ले लेते कि बस वो उसी नहीं। आपको पता है, जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, जब आप इस पर कॉन्शियसली काम करेंगे, आप प्रैक्टिस में आएंगे, ये एक दिन की बात नहीं है कि मैं आज आपको सिखाऊं और आप हो जाएंगे। सिर्फ आज आपने ये सोचना है कि आपने करना है, ठीक है। एक तरह तो आपने कहा कि जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, तो मीन्स कि आपने ये काम शुरू कर दिया। When you are self confident, when you know about yourself, right? ये सेल्फ अवेयरनेस की सारी स्टोरी है ना, ये जर्नी है पूरा। तो जब आप अपने बारे में जानते हैं तो आपको वाकई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या करता है। हाँ, कोई अप्रिशिएट करेगा तो आप उसको एक्नॉलेज करेंगे। समटाइम्स लोग आपको फीडबैक देते हैं। मैं कल ही किसी ऑडियो में थी, लिंक्डइन लाइव में थी, तो वहाँ पे एक अमेरिकन ऑथर है, वो बोल रहा था कि मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि जो फीडबैक है ना, फीडबैक हर एक इंसान का एक फीडबैक मिलता उसको, और हर एक इंसान का मुख्तलिफ होता है। तो उन्होंने कहा चैम्पियंस के लिए फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट, राइट? तो फीडबैक आप सबसे लें। लोग बड़ा क्रिटिकल फीडबैक देंगे, लेकिन आप उसको पर्सनल ना लें, उसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में लें। कंस्ट्रक्टिव वे में अगर नहीं लेंगे, किस बात चीज़ों को आपको लेना ही नहीं होता ना, कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, यू नो, ये भी चीज़ें थोड़ा सा फ़र्क समझना है आपने। तो जब आप उन चीज़ों का ना समझेंगे कि ठीक है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे ये बाकी बातें ठीक ही है, मुझे करना चाहिए, लेकिन समटाइम आपको लगता है ये वैसे ही बस। आपको पता है, आपको तो ऑफिस में कितने सारे लोग होंगे जो प्रोफेशनल जेलसी में आपको या तो आपकी बड़ी खुशामद कर रहे होते हैं और या तो आपकी बहुत बुराई कर रहे होते हैं। तो आपको अपने आप को ज़रा कॉन्फिडेंट रखना होता है कि यू नो व्हाट यू नो, राइट? सो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ये लेवल, जब आप कॉन्शियस स्किल पे काम शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ये लेवल आ जाएगा कि जब आप खुशी तो होती है, दिस इज एन इमोशन, ठीक है, और ये फीलिंग है हमारे अंदर, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं होगा कि लोग हाइपर हो जाए, ये वो नहीं, और एक ये नहीं हो कि सैड आप इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये आपको खुद फील होगा। मतलब कि दो चीज़ों पे काम करना है, मॉडरेट बिहेवियर, ठीक है, और सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर।
थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आजकल ऐसा टॉपिक है जिसकी मेरे ख्याल से सबको ज़रूरत होती है। आप किसी के साथ भी 5 से 10 मिनट बैठें तो आपको आइडिया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हर इंसान को फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनली इतने इम्बैलेंस हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, लेकिन आइडिया नहीं हो रहा होता कि क्यों हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए ये टॉपिक जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसके ऊपर फर्दर मेरे ख्याल से और भी डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये टाइम बहुत थोड़ा लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी और चीज़ें एक्सप्लोर हो भी सकती थी। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दी इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।